Hello everyone. So today's topic is sets. सेट्स अब ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ। सेट्स का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रुप कुछ भी चीज़ों का हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डेज़ ऑफ अ वीक, तो हमारे पास 7 डेज़ ऑफ अ वीक होते हैं, तो वो हो जाता है एक ग्रुप। ओके। तो वैसे ही हमारे पास और एक ग्रुप होता है, जैसे कि 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो वो भी बन जाता है एक ग्रुप। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी ग्रुप बनाते हैं, उनको ही हम बोलते हैं सेट्स। इसे सिंपल सी भाषा में हम उनको सेट्स बोल देते हैं। वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सेट्स बन जाता है, जैसे कि अपना नेचुरल नंबर है, फिर उसके बाद इंटीजर्स है, ये सब का ग्रुप है। मतलब भाई जो हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं सेट्स है। नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, अपना होल नंबर्स है, फिर रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, रियल नंबर्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि एक सेट बनाते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट है। तो अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं, लेकिन इन सभी सेट्स को लिखना कैसे है वो मैं पहले बताती हूँ। तो फिर अगर मैं सबसे पहले बोलूँ डेज़ ऑफ अ वीक, तो उसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मंडे, फिर लिखते हैं ट्यूसडे, फिर लिखते हैं वेनसडे, और ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये हो गया ऐसे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको कैसे लिखना है वो मैं अब बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मंडे, फिर आप लिखेंगे ट्यूसडे, ऐसे बीच में कॉमा कॉमा डालना है। फिर आप लिखेंगे वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे, और लास्ट को आता है अपना संडे। तो ऐसे सभी को लिखना है, और सब कुछ लिखने के बाद उनको एक ब्रैकेट में मतलब ऐसे बंद कर देना है। और वो ब्रैकेट कोई ऐसा सिंपल ब्रैकेट नहीं होता है, वो होता है ऐसा कर्ली ब्रैकेट। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सब को लिखना है। और देखो यहाँ पे मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, पूरा ऐसा स्पेलिंग लिखना है। ओके। तो अब मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का अगर मुझे सेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी 1 2 3, और ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितने हैं, तो मैं इसे डॉट 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 लिखते जाऊँगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे मुझे डालना है। तो अब हो गया नेचुरल नंबर्स। तो उसके बाद आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को कैसे लिखेंगे। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 0 1 2 3, और फिर ऐसे बहुत सारे हैं, और लास्ट में ऐसा कर्ली ब्रैकेट जो है वो अपना डालना है। फिर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। तो -1 0 +1, और हमको पता है यहाँ से आगे बहुत सारे नंबर्स है, वैसे ही नेगेटिव में तो भी बहुत सारे नंबर्स है, और लास्ट को ऐसा कर्ली ब्रैकेट जो है अपना वो डालना है। फिर आते हैं अपना जो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैसे फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो वो बहुत सारे होते हैं, वो भी ऐसे इनफाइनाइट होते हैं। लास्ट को आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी क्या, सभी यही सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सबको मिक्स करेंगे तो हो गया, तो होता है रियल नंबर्स। ओके। तो अब इसके बाद आता है ये जो नेचुरल, रियल, होल नंबर्स, ये जो सब है, इनका हम हर बार स्पेलिंग नहीं लिखते बैठ सकते, इसलिए हमको इसका ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। तो कैसे होता है इनका शॉर्ट फॉर्म मैं बताती हूँ। अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है n, और ये n को ऐसे थोड़े सा डबल लाइन डालना होता है, तो ये बन जाता है नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म। फिर होता है होल नंबर। तो होल नंबर ऐसे लिखते हैं, और ऐसे अगर आप चाहे तो ऐसा डबल जो लाइन रहती है वो आप डाल सकते हैं। फिर होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का शॉर्ट फॉर्म तो आई रहता है। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को ऐसे क्यू से डिनोट करते हैं, और ऐसा बीच में ऐसा एक लाइन जो रहता है वो बना देते हैं। और फिर अब रैशनल नंबर हो गया तो इरैशनल भी आएगा। तो इरैशनल को ऐसे क्यू ही लिखते हैं, लेकिन ऊपर ऐसा कर देते हैं, तो वो हो जाता है इरैशनल नंबर। और लास्ट को अपना सबसे इम्पोर्टेंट वो है रियल नंबर। रियल नंबर का ये है आर। ओके। तो ये हो जाता है, सभी का ऐसे शॉर्ट फॉर्म बन जाता है।
N for natural numbers, W for whole numbers, I for integers, Q for rational number, Q रेज टू C जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, और लास्ट को होता है अपना रियल नंबर्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेट यानी कि ऐसा ग्रुप जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेट्स। तो सेट्स बहुत सारी चीज़ों का होता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ों का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे इन सेट्स को लिखते हैं। ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट को हमने देखा कि कैसे जो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स जो होते हैं उनका सिंबल क्या है, ये हमने देख लिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे सेट्स के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी तक तो दो ही आपको सिखाए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेथड है उसका नाम है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो ये मेथड में क्या होता है, आपको कुछ भी ऐसे नंबर्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आपको कैसे लिखना है वो बताती हूँ। लेते हैं अपना नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 अप टू ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी, हमको पता है बहुत सारे, और लास्ट में इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये अपना जो नॉर्मल मेथड है जो हमने अभी तक पढ़ा है वही, तो उसको ही बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो इसके बाद है दूसरा मेथड, अब हम देखते हैं। तो दूसरे मेथड जो है उसका नाम है रूल मेथड, ओके, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसमें कैसे लिखते हैं, अगर मैं बोलूँ मुझे नेचुरल नंबर्स का ही लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ मेरे पास कोई तो एक ऐसे ही रैंडम सा कोई तो नंबर है, और वो कोई भी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली। तो अगर मैं नेचुरल नंबर बोलती हूँ तो वो नंबर रहेगा शायद से x, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं एग्जैक्टली कौन से भी नंबर की बारे में बात करूँ। तो ये जो x है तो इसके बारे में अब हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x यानी कि कोई तो एक नंबर। अभी नंबर के बारे में क्या जानकारी है वो देखते हैं। x के बाद हम लिखेंगे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के बाद हम लिखते हैं x के बारे में जानकारी। सबसे पहली बात, x है एक नेचुरल नंबर। ये ई जो रहता है, देखो ई का मतलब है इट बिलोंग्स और इट इज़। तो मैं कहना चाहती हूँ कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का साइन आपको पता है, ऐसा डबल लाइन वाला जो n हम लिखते हैं वो है नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ये जो अपना नंबर है x, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 भी हो सकता है या फिर 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, और ये इन्फिनिटी तक है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर्स बिगिन विथ 1 एंड इट गोज़ टू इन्फिनिटी। और देखो हमने इधर लेस देन की साइन डाली है। लेस देन क्यों डाला है, मतलब इसमें 1 भी आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा, और x जो है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं तो रहेगा। मतलब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और लास्ट में हम डालते हैं एक कर्ली ब्रैकेट। तो इससे हो जाता है हमारा ये जो अपना जो है वो पूरा हो जाता है। तो अब हमने दो मेथड्स देख लिए हैं, एक है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और दूसरा है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे करके हमने दो मेथड्स ऑलरेडी देख लिए हैं। इसके साथ अगर मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मुझे बोलना है रैशनल नंबर्स के बारे में, और मुझे रैशनल नंबर के बारे में मतलब लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर जो होता है वो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। चलो अब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। P और Q जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटीजर्स। ये हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और सबको अब तक पता चल गया है। और दूसरी बात क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे, सभी बच्चों को ये पता है, बहुत ईजी है। तो यही हमने लिखा है, और लास्ट में डालने का है ऐसा कर्ली ब्रैकेट। फिर हो जाता है अपना क्वेश्चन जो है, जो हमने लिया है सॉल्व करने के लिए, वो पूरा हो जाता है। ओके, तो अब बहुत सारे सेट्स के टाइप है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी क्या कि मैं लेती हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही नंबर कंसिडर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, ओके, सिर्फ 1 और कुछ नहीं। तो 1 को भी हम बोल सकते हैं सेट,
ओके, सिर्फ वन तो उसको बोलेंगे सिंगलटन। सिंगलटन यानी कि जो मतलब ग्रुप नहीं है, एक अकेला नंबर, अकेला वॉटेवर अल्फ़ाबेट जो भी हो वो अकेला है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन। फिर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट। नल सेट यानी कि जो अपना सेट रहेगा उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा। उसका दूसरा जो सिंबल है, दूसरा सिंबल ऐसा है, ऐसा सर्कल ड्रॉ करने का और बीच में से लाइन डालने का, तो वो बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। और ये जो सिंबल किया है हमने उसका नाम है फाई। ओके, तो ये होता है उसका नाम। नेक्स्ट जो तीसरा वाला है वो है फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट हम कब बोल सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ डेज़ ऑफ अ वीक, तो डेज़ ऑफ अ वीक कितने होते हैं? सिर्फ 7 ही होते हैं। फिर मैं बोलूँ मंथ्स इन अ ईयर, तो वो भी सिर्फ 12 होते हैं। हम काउंट कर सकते हैं ना, तो वो होता है फाइनाइट। ओके, तो ये हो जाता है फाइनाइट सेट। लास्ट में जो है वो है अपना इनफाइनाइट सेट। ओके, तो इनफाइनाइट सेट यानी कि क्या? अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर कंसिडर करना है नेचुरल नंबर्स, तो ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, तो काउंट नहीं कर सकते। फिर अपना होल नंबर है, फिर अपना इंटीजर्स है, फिर रैशनल, इरेशनल, ये जो सभी है देखो वो सभी ऐसे इनफाइनाइट तक जाते, तो हम उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकते, तो वो हो जाता है इनफाइनाइट वाला सेट। ओके, अब हमारा टॉपिक है इक्वल सेट। तो हम कभी भी मतलब कि कोई भी सेट दिया रहेगा तो उसको इक्वल कब बोलेंगे? चलो मैं कंसिडर करती हूँ एक सेट जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 और 5। ओके, वैसे ही मैं और एक सेट लेती हूँ, उसमें भी नंबर्स है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, मैं पहले वाले सेट को नाम देती हूँ, पहले वाले सेट का नाम है ए और दूसरे वाले सेट का नाम देती हूँ बी। ओके, तो अब ये सेट इक्वल है कि नहीं ये हम कैसे बताते हैं? चलो बताती हूँ। देखो पहले वाले सेट में टोटल कितने नंबर्स है? तो पहले वाले सेट में टोटल 5 नंबर्स है। वैसे ही दूसरे वाले सेट में कितने नंबर्स है? तो वो भी टोटल 5 नंबर्स है। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो है कौन से नंबर्स है। तो पहले वाले सेट में हमारे पास नंबर है 1, तो वैसे ही दूसरे वाले सेट में भी नंबर 1 है। फिर हमारे पास नंबर 2 है, वैसे 2 भी है, सेम नंबर्स है दोनों में, तो इसकी वजह से ये हो जाता है इक्वल सेट। तो बेसिकली इक्वल सेट का रूल क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। जैसे कि इधर हमने देखा 5 एंड 5, और दूसरा मतलब जो दोनों में जो नंबर्स दिए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स दिए, वो पूरे की पूरे सेम होने चाहिए, तभी वो बन जाता है एक इक्वल सेट। ओके, अब हमारा टॉपिक जो है वो है वेन डायग्राम। तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अगर मैं नंबर्स लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल से 1 2 3 4 एंड 5, ओके, और अगर मैं उसको नाम देती हूँ ए, लेकिन अगर अब देखो अब इसको वेन डायग्राम में कैसे करते हैं? सबसे पहले अब हम ड्रॉ करेंगे एक बहुत बड़ा सर्कल। ओके, और उसमें ये सभी जो है वो लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही रैंडमली स्कैटर करके इधर भी लिख दो, और ऊपर इसका ऐसे मतलब इधर छोटी सी जगह रख करो और उसमें ऐसा इस सेट का जो है नाम लिखो। हमारे सेट का नाम ए है तो हमने लिखा ए, और जो मतलब दूसरे जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 वो ऐसे ही स्कैटर करके लिख दो। ये हो जाता है हमारा वेन डायग्राम। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। तो सबसेट में देखो मैंने पहले एक सेट लिखा है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे रैंडमली मैंने 5 नंबर्स लिए हैं। अब मैं और एक सेट लेती हूँ और उसमें मैं नंबर्स डाल देती हूँ 1 एंड 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है 1 एंड 2, ये सेम नंबर्स इधर ऊपर भी है। ओके, सेम टू सेम वैसे ही नंबर्स ऊपर भी है, तो हम बोलेंगे कि बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में मौजूद है। ओके, देयरफॉर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या कि बी में जो भी एलिमेंट्स है वो ए में मौजूद है। अगर इसकी जगह पे मैं लिखूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँ
ए इज़ इक्वल टू 1 and 3, ओके। और मैं लिखूँ बी इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो देखो अब क्या हो गया, जो ए के जो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स, वो बी में भी प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे, ए के जो कुछ एलिमेंट्स है, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो लेटर आता है इधर, वो वाला लेटर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ओके। और दूसरी बात यानी कि जो इधर लेटर आता है वो वाला लेटर होता है जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं, ओके। मतलब पहले वाले से कम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो भी उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो पहले वाले के अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि इधर ए वाला जो है वो बड़ा है, उसमें बहुत सारे हैं नंबर्स, ओके। बी वाले में कम नंबर्स हैं, लेकिन बी में जो भी नंबर्स है वो सभी के सभी नंबर्स ए में प्रेजेंट है, इसलिए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। वैसे ही इधर बी में बहुत एलिमेंट्स है, लेकिन ए में बहुत कम एलिमेंट्स है, फिर भी ए के जो सभी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, इसलिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ओके। इसको ऐसे लर्न करने का। फिर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास रैंडमली ऐसे ही ए है, ओके, 1 2 3, ओके। वैसे ही मेरे पास और एक ग्रुप है ए ही का ही, 1 2 and 3। मैंने ए को 2 बार लिखा है, ओके, सेम करके ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है, इधर जो एलिमेंट्स है वही सेम इधर भी है। इसका मतलब होता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या, वो खुद का ही सबसेट है। मतलब क्या, खुद के एलिमेंट्स ही खुद में प्रेजेंट है। इधर देखो मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी कंसिडर करो, ये वाला कंसिडर करो या नीचे वाला, कोई भी चलेगा, दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, दोनों इक्वल सेट्स दिख रहे हैं कि नहीं है, मतलब इक्वल दिख रहे हैं, नहीं मतलब है ही, दोनों इक्वल सेट्स है। तो बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या, इधर भी बड़ा, इधर जो है वो बड़ा वाला है, छोटा वाला, एक्चुअली इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि इधर तो हमने पूरे के पूरे सेम एलिमेंट्स ले रखे हैं। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए हम तभी बोल सकते हैं जब ए की इधर जो नंबर्स है वो सेम नंबर्स इधर नीचे भी प्रेजेंट है, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है नल। नल मतलब क्या, कि उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो हमेशा याद रखना, नथिंग इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। मतलब व्हाट, वो जो बोलते हैं इंग्लिश में, नथिंग इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ समथिंग, ओके। ए में समथिंग है, ए समथिंग, मतलब ए में कुछ तो एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड ये जो अपना फाई है या फिर नल सेट है उसमें कुछ भी नहीं है। सो नथिंग इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। ये याद करने का, लर्न करने का एक इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो ये है कि अगर मेरे पास दो क्या बोलते हैं अपना जो सेट रहता है, दो सेट्स है ए और बी, और दोनों सेट्स अगर इक्वल हो, ओके, मतलब ये इक्वल सेट्स फॉर्म करते हैं, ओके। तो इसका एक कंपलसरी रूल रहता है वो कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर कोई भी आपको बोले कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो आपको तुरंत बोलना है कि वो होता है इक्वल सेट्स में। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ए सेट इज़ इक्वल टू बी सेट, तो तुरंत आपको याद आने का है, इसका मतलब है कि दोनों सेट्स इक्वल है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ओके। मतलब कन्वर्स इज ट्रू। अब कोई भी बोलो इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन ट्रू होती है। वैसे ही अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए वाली कंडीशन है तो ए इज़ इक्वल टू बी होता ही है, ओके। तो दोनों कंडीशंस ऐसे करके सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसे आपको याद रखने का है, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा कोई भी सेट होता है जिसमें नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड दे गो अप टू इन्फिनिटी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल है यू। अगर आपको यू दिखाई दे तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत सिंपल था, ओके। यूनिवर्सल सेट सिर्फ इतना ही याद रखना था कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। अगर मैं आपको एक ऐसे रैंडमली एक सेट दूँ, ए इज़ इक्वल टू 5
6 7 ओके। और मैं बोलूँ कि आपको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है ओके। तो जनरली जब हम लेते हैं तो हम 1 से लेके 10 तक ही लेते हैं, हम इन्फिनिटी तक नहीं लेते क्योंकि इतना कौन लिखेगा और इतना कंसिडर भी नहीं करते, तो हम 10 तक लेते हैं ओके। तो सबसे पहले हमने जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो लिखा, और हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ सेट है ए, वो भी हमने लिख लिया। हमको बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत इजी है। ए का कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ऐसे होता है ओके। तो इसका आंसर रहेगा u माइनस ए। तो जब हम ऐसे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से है देखो, 5 6 7 जाएगा ओके, मतलब 5 गया, 6 गया, 7 गया, रिमेनिंग एलिमेंट सबको सब हमको लिखने का है। तो होता है 1 2 3 4 8 9 एंड 10। तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करना बहुत इजी है। उसका फॉर्मूला है u माइनस द गिवन सेट ओके। तो इसको आपको याद करने का है, ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके। क्योंकि इस मतलब जब आपको पूछेंगे कि गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तब आपको ये यूनिवर्सल सेट ऐसा मेंशन करके नहीं देंगे, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि आपको पता है यूनिवर्सल सेट के बारे में ओके। तो इसके लिए वो आपको नहीं देंगे ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन आवर सेट ओके। तो इसमें से जो सबसे पहला ऑपरेशंस है वो है सबसे इजी वाला लेते हैं सबसे पहले, वो है यूनियन ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करती हूँ एक सेट ए, इट इज़ इक्वल टू 1 2, मैं लेती हूँ, फिर मैं लेती हूँ दूसरा सेट बी जिसमें है एलिमेंट्स 3 एंड 4। आपको क्वेश्चन रहेगा कि सेट ए इज़ गिवन टू यू, सेट बी इज़ गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो कैसे फाइंड करने का, सबसे पहले ए लिखने का, बी लिखने का, यूनियन का साइन ऐसे रहता है, यू रहता है ओके। तो ए और बी का यूनियन फाइंड करने का है। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू क्या करने का, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखने का, होता है 1 2 3 एंड 4। तो हो गया हमारा यूनियन का आंसर ओके। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है x इज़ इक्वल टू 9 10, और दूसरा सेट है z इज़ इक्वल टू 1 5 7। हमको बोला है इन दोनों का यूनियन फाइंड करने का। कैसे करने का, x z लिखने का, दोनों के बीच में सबसे पहले यूनियन डालने का, मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, x यूनियन z ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इन सभी जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको एक साथ लिख देने का, तो आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 9 10 1 5 एंड 7। तो हमारा आंसर अब आ चुका है ओके। तो ये हो गया यूनियन। जो दूसरा वाला है वो है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का इसका उल्टा है ओके। इंटरसेक्शन का अगर मैं बोलूँ, मेरे पास एक सेट है ए 1 2 ओके, मेरे पास दूसरा सेट है बी 2 एंड 3 ओके। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसे ओके। तो मैं लिखूँगी कैसे मैथमेटिकल भाषा में, ए इंटरसेक्शन बी ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बहुत सिंपल रहता है। इसका आंसर रहता है इन दोनों जो सेट्स के बीच में जो भी कॉमन नंबर रहेगा ना वो लिखने का, वो हमारा होता है आंसर। तो इधर हमारा 2 नंबर इज़ कॉमन, सो 2 इज़ आवर आंसर। चलो और एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक सेट है एम में है 1 2 3, और एन दूसरा सेट है, एन नॉट फॉर नेचुरल नंबर्स ओके, एन ऐसे ही रैंडम कोई तो सेट पकड़ो। एन में होता है 1 5 3 ओके।
ऐसे मेरे पास 2 सेट है, मेरे को इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करने का है। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखते हैं, एम इंटरसेक्शन एन। ओके, ये तो हमने लिख दिया। अब इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स कर दिया। इसका आंसर रहेगा इन दोनों सेट्स के बीच के कॉमन नंबर्स। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, एक है 1 और दूसरा है नंबर 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1,3। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको बोले यूनियन फाइंड करने का है तो क्या करने का, दोनों जो सेट्स दिए हैं आपको ए यूनियन बी, उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा ना तो सभी एलिमेंट्स लिख देने का। ओके, ऑल एलिमेंट्स। ओके, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखने का है। और अगर आपको बोले इंटरसेक्शन फाइंड करने का है तो क्या करने का, इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखो जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। यूनियन बोला तो सभी एलिमेंट्स लिखो और इंटरसेक्शन बोला तो सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखो। ओके, और फिर आपका चैप्टर हो जाता है। थैंक यू।